हाय एवरीवन, आज हम फिर से एक इंटरव्यू से रिलेटेड वीडियो लेकर आ गए हैं। पिछले वीडियो में भी हमने इंटरव्यू से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन एंड आंसर को देखा था। आज हम उससे आगे देखेंगे। आज भी थोड़ा बेसिक और थोड़ा एडवांस है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट एंड इंट्रानेट। इसके ऊपर हमने पिछले वीडियो में थोड़ा सा बात किया था, आज थोड़ा सा ज़्यादा करते हैं। सबसे पहले तो ये चार्ट देखिए, फीचर है, इंटरनेट है और इंट्रानेट है। स्कोप क्या है, ये ग्लोबली है। इंटरनेट तो ग्लोबल होता है ना, जैसे कि हम फेसबुक चलाते हैं या यूट्यूब चलाते हैं या इंस्टाग्राम चलाते हैं, ये ग्लोबली होता है। इंट्रानेट जो होता है वो प्राइवेट होता है। प्राइवेट का मतलब जैसे किसी कंपनी का पोर्टल होता है तो हम उसमें आईडी पासवर्ड देकर लॉगिन करते हैं, प्राइवेटली होता है वो पूरा। एक्सेस क्या है, ये पब्लिक होता है, मतलब कोई भी इसे एक्सेस कर सकता है। जैसे कि आप कोई भी इंसान हो फेसबुक को चला सकता है, गूगल में कुछ सर्च कर सकता है या फिर यूट्यूब चला सकता है। इसके लिए कोई अलग से एक्सेस की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये ओपन होता है। ये क्या है, इंटरनेट रेस्ट्रिक्टेड होता है, एक कोई स्पेसिफिक यूज़र ही इसे यूज़ कर सकता है। ये पूरा रेस्ट्रिक्टेड होता है। जिसके पास आईडी पासवर्ड होगा बस वही लॉगिन करेगा। जैसे कि आप नेट बैंकिंग करते हैं ना, नेट बैंकिंग में भी क्या होता है, आपके पास आईडी है, पासवर्ड है, तभी जा करके आप नेट बैंकिंग से कुछ काम कर सकते हैं। किसी भी कंपनी का नेट बैंकिंग यूज़ करते होंगे तो वो रेस्ट्रिक्टेड होता है, वो इंटरनेट में आता है। कोई ब्राउजिंग है, देखिए अलग से कोई स्पेशल ब्राउजिंग कर सकते हैं आप, यह है इंटरनेट का यूज़। देखिए क्या होता है, ये कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है, डेटा शेयरिंग के लिए यूज़ होता है। हम लोग फेसबुक में या व्हाट्सएप भी कह सकते हैं, हम सब अलग अलग तरीके से अपना डेटा शेयर करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं। इंटरनेट में क्या है, इंटरनेट में किसी कंपनी का कोलैबोरेशन होता है, इंटरनल टूल्स होता है, किसी कंपनी का ही टूल्स उसमें मिलेगा आपको। आप अपने तरीके से कुछ ऐड नहीं कर सकते हैं या अपने तरीके से कुछ मनचाहा चैट नहीं कर सकते हैं, उसका एक प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, किसी भी कंपनी में कुछ खास लोग को ही वो एक्सेस होता है, कुछ खास लोग ही उसका मेंटेन करते हैं, उनका अपना टूल्स होता है, वो ओपन टूल्स नहीं होता है, उनका अपना सिक्योरिटी होता है। ठीक है, सिक्योरिटी में देखते हैं सिक्योरिटी क्या है। सिक्योरिटी में जैसे क्या है, ये लेस सिक्योर होता है। लेस सिक्योर का मतलब अगर गूगल में सर्च करते हैं, अगर वो इनक्रिप्टेड होता है, HTTPS अगर है, VPN है, ये सब लगा करके आप उसे सिक्योर बनाया जाता है, बट ये लेस सिक्योर होता है। लेकिन ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा सिक्योर होता है। इसमें स्पेशल इसमें HTTPS VPN के अलावा फायरवॉल भी होते हैं, अलग से फायरवॉल लगाया जाता है, सोफोज लगाया जाता है, इसमें अलग से साइबर सिक्योरिटी का व्यवस्था किया जाता है। किसी बैंकिंग डिपार्टमेंट में देख लीजिए या किसी और बड़ी कंपनी में बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी होता है। फायरवॉल और सोफोज वो स्पेशली लगाते हैं सिर्फ इसी कारण से, ताकि उनका डेटा सिक्योर रहे। ठीक है, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी का ध्यान रखा जाता है यहाँ पे इंटरनेट में। एग्जांपल में तो यहाँ दे ही दिया है, गूगल है, फेसबुक है, यूट्यूब है, इंटरनेट में जो है। और इंटरनेट में जैसे कंपनी HR पोर्टल होता है, किसी कंपनी का HR पोर्टल होता है, इंटरनल विकिपीडिया होता है, तो वो सब उनका अपना पर्सनल जो डेटा होता है वो इंटरनेट में आता है। तो आशा करते हैं इतना इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। बाकी इससे रिलेटेड और भी अगर कुछ जानने मिले तो ज़रूर जानिए। चलिए आगे देखते हैं। पोस्ट, जब मैंने इंटरव्यू फेस किया था तो ये मेरे से पूछा गया था, तो उस टाइम तक मैं बहुत ज़्यादा अच्छा तरह से इसे नहीं जानता था, बस जानता था, वो बहुत ज़्यादा अच्छा तरह से नहीं जानता था। व्हाट इज़ पोस्ट। तो पोस्ट क्या होता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। हम जैसे राउटर होता है ना, राउटर ही एग्जांपल में लेते हैं फिलहाल, कि राउटर को जैसे ही हम पावर देते हैं, प्लग लगाते हैं, उसका पावर देते हैं, तो क्या होता है, राउटर ऑन होता है। ऑन होता है तो बहुत टाइम लेता है, करीब 15-20 मिनट टाइम ले लेता है। तो इंटरनल बहुत सारा प्रोसेसिंग करता है। ठीक है, ए डायग्नोस्टिक प्रोसेस परफॉर्म्ड व्हेन द डिवाइस स्टार्ट, बहुत सारा डायग्नोस्टिक प्रोसेस करता है इंटरनली। वेरीफाइज हार्डवेयर कंपोनेंट्स, हार्डवेयर में जो भी कंपोनेंट्स उसका, जैसे रैम है, CPU है, इंटरफेस है, या कोई फ्लश है, इंटरफेस जो पोर्ट जो होता है, पोर्ट है, या कोई फ्लश मेमोरी है, जो भी उसका है, रैम रोम, सबको वो वेरीफाइज करता है। सारा हार्डवेयर उसका सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं,
पूरा हार्डवेयर को आइडेंटिफाई करता है, वेरीफाई करता है, तब जा कर के वो आगे का प्रोसेसिंग करता है। उस हार्डवेयर चेक करने के बाद फिर वो सॉफ्टवेयर को चेक करता है। सॉफ्टवेयर का मतलब है जैसे कि उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, उस ऑपरेटिंग सिस्टम को भी वो चेक करता है कि वो सारा ऑपरेटिंग सिस्टम अब बूट होने के लिए रेडी है या नहीं। बूट होने का मतलब है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो तो एक तरह से जो हार्डवेयर चेक करने के बाद उसे स्टार्ट करना पड़ता है, तो वो बूट होता है। तो वो बूट होने के लायक सारा कंपोनेंट है या नहीं, और वो बूट हो रहा है या नहीं, उसके बाद से वो बूटिंग होता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम उसके बाद काम करना शुरू करता है। अगर ये फेल हो जाए तो एक एरर भी दिखाता है, इफ़ इट फेल्स एन एरर मैसेज और एलईडी इंडिकेटर इज शोन। तो राउटर को एग्जांपल में ले रहे हैं, तो अगर मान लीजिए किसी तरह से कोई एरर आ गया तो वो पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा ही, बूटिंग होगा ही नहीं, और कोई एलईडी वगैरह शो करता है कम्प्लीटली। ठीक है, क्या फेल हो गया हार्डवेयर में। ये लैपटॉप में भी होता है, हम लोग जो साधारण लैपटॉप यूज़ करते हैं, तो जब जैसे पावर बटन प्रेस करते हैं तो वो टाइम लेता है, ऐसा नहीं कि तुरंत वो ऑन हो जाता है। करीब 15-20 सेकेंड, ज़्यादा ही, जैसे मेरा ही लैपटॉप को मान लेते हैं 1 मिनट से ज़्यादा लेता है। तो अपने सारे हार्डवेयर को पहले चेक करता है, फिर जा करके इसमें जो भी हम विंडोज़ डाले होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी हम यूज़ करते हैं, उसको वो बूट करता है। तो इसमें टाइम लगता है। ठीक है, और अगर किसी तरह से अगर मान लीजिए हार्डवेयर फेल हो गया या किसी तरह से कोई सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आ गया, तो देखिएगा कभी कभी या विंडोज़ करप्ट हो जाता है, तो इसके हमारा ब्लैक हो जाता है, देखिएगा स्क्रीन। तो कई तरीके का प्रॉब्लम होता है। तो ये होता है पोस्ट, इस सब को मिलाकर कहते हैं पोस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पावर ऑन करने के बाद वो खुद का सेल्फ एक टेस्ट करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। व्हाट इज आर्प? आर्प क्या होता है? एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे 5-6 सिस्टम लगा हुआ है। जैसे मान लीजिए यहाँ एक डिवाइस है, यहाँ एक डिवाइस है, यहाँ एक डिवाइस है, यहाँ एक डिवाइस है, सब आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, आपस में सब कनेक्टेड है। तो ये मैं कई बार बताया भी हूँ। तो अगर मान लीजिए ये यहाँ एक नया डिवाइस हमने लगा दिया, ठीक है, ये क्या होता है, इन सब के पास एक डेटाबेस होता है इनका खुद का। ठीक है, एक आर्प टेबल होता है, जिस आर्प टेबल में ये आर्प टेबल, एक आर्प टेबल होता है सबके पास, उसमें उनका आईपी एड्रेस और मतलब सबके एक दूसरे का आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस पहले से ही उस डेटाबेस में अपलोड रहता है। ठीक है, किसी कारण से मान लीजिए कोई नया डिवाइस हमने लगाया, तो आर्प क्या करता है, इस नया डिवाइस का मैक एड्रेस क्या है, मान लेते हैं इसका मैक एड्रेस फिलहाल AA है, तो इसके डेटाबेस में AA तो अभी है नहीं, तो क्या करेगा, इसका आईपी एड्रेस कुछ भी हो, जैसे 192.168 ये आईपी मान लेते हैं। ठीक है, ये आईपी इसका है, तो ये क्या करेगा, पहले सबसे पहले तो अपना एड्रेस आर्प टेबल में ढूंढेगा कि 192.168.1.5 किसका है। कहीं अगर मिल जाए तो अच्छा है, या ना मिले तो सबसे पहले क्या करेगा, वो ब्रॉडकास्ट कर देगा सबके पास वो पैकेट जाएगा, तो उसे उस पैकेट को वही रिस्पॉन्स करेगा, वही रिस्पॉन्स देगा जिसका आईपी एड्रेस ये है। वही डिवाइस इस पैकेट को रिस्पॉन्स करेगा, एक्सेप्ट करेगा जिसका आईपी एड्रेस भी मैच हो जाए। और अगर आईपी एड्रेस मैच, जिसका इसका मैच ना हो, मान ली इसका मैच ना होता है, इसका कुछ और आईपी है, तो वो पैकेट को रिजेक्ट कर देगा। ये सारा का सारा उस पैकेट को रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, केवल ये एक्सेप्ट करेगा क्योंकि इसी का आईपी एड्रेस ये है। जैसे उस पैकेट को ये पैकेट इसके पास आया, मान लेते हैं यहाँ से कनेक्टेड है ये, जैसे ही ये पैकेट इसके पास आया, ये एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने के बाद उसी पैकेट में अपना मैक एड्रेस वो डालकर वापस उस पैकेट को भेज देगा। फिर वो पैकेट इसके पास आ जाएगा, तो इसके पास अब उस डिवाइस का मैक एड्रेस आ गया। सबके साथ पहले ये प्रोसेस हो चुका है, सबके पास इसके पास मान लेते हैं, इसके पास से मान लेते हैं कि हर डिवाइस का आईपी एड्रेस मैक एड्रेस इसके पास है पहले से ही। इसका नहीं था तो क्या हुआ, एक आर पैकेट गया इसके पास जिसमें आईपी एड्रेस था, उसने उस पैकेट को रिसीव किया, अपना मैक एड्रेस उस पैकेट में डाल दिया और वो पैकेट वापस इसके पास चलाया, तो उसका मैक एड्रेस इसके पास अब आ गया। नेक्स्ट बार जब ये पैकेट भेजेगा ना इसे, तो इससे पता है कि किससे भेजना है। अब वो ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा सबके पास, डायरेक्ट वो पैकेट इसके पास भेजेगा।
तो ये होता है आर पैकेट। ठीक है, तो आर पैकेट मुख्यतः क्या करता है, आर पैकेट में आपको आईपी एड्रेस पता रहेगा, किसी डिवाइस का अगर आईपी एड्रेस पता है तो आर पैकेट क्या करता है, उस डिवाइस का मैक एड्रेस को फेच करता है ताकि उसका डिवाइस का मैक एड्रेस पता चल जाए। ठीक है, देखिए क्या है कि व्हेन ए डिवाइस नोज द आईपी, डिवाइस अगर आईपी जानता है बट नोट द मैक नहीं जानता है, इट सेंड्स एन आर्प रिक्वेस्ट, तब वो आर्प रिक्वेस्ट को सेंड करता है। ठीक है, मैंने पहले अपनी भाषा में समझा दिया था, अब इसके भाषा को देखते हैं। पूछता है हु हैज़ 192.168.1.5, मान लेते हैं ये भेजा है। ठीक है, ये इसका आईपी है, ये है इसका आईपी, तो ये क्या किया है 192, ये 1.1 है, ये 1.5 है, पेन टेब लेना ही पड़ेगा, ये 1.1 है, ये 1.5 है, तो ये पूछा है कि हु हैज़ 192.168.1.5, ये पूछा है। ठीक है, तो ये ही रिस्पॉन्स करेगा इससे, द डिवाइस है विद द आईपी रिप्लाइज विथ इट्स मैक एड्रेस, तो जिसका ये आईपी एड्रेस होगा वही मैक एड्रेस को रिप्लाई करेगा। अब क्या करेगा, इसे फिर इस आर्प टेबल में ये क्या करेगा, उसे आर्प टेबल में स्टोर कर लेगा। ठीक है, तो ये होता है आर्प, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। इसका काम में क्या होता है कि आईपी एड्रेस आपको पता रहेगा, मैक एड्रेस आईपी एड्रेस के बल पर उसी मैक एड्रेस को फेच किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अपीपा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अपीपा क्या होता है, ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेसिंग। अपीपा क्या है कि अगर आपके डिवाइस में जैसे कि डीएचसीपी सर्वर होता है, आप डीएचसीपी कॉन्फ़िगरेशन में देखे होंगे कि अगर हम कोई किसी भी डीएचसीपी सर्वर के साथ कनेक्टेड करते हैं कि अपने डिवाइस को, तो उस डीएचसीपी सर्वर से ये उस डिवाइस को ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस प्रोवाइड हो जाता है। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी अगर डिवाइस से कनेक्टेड ना हो या ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस अगर ना मिले, ठीक है, जो रिक्वायर्ड आईपी एड्रेस है, अगर वो डीएचसीपी से ना मिले तो एक डिफ़ॉल्ट आईपी एड्रेस सिस्टम खुद ब खुद पकड़ लेता है। एक डिफ़ॉल्ट आईपी एड्रेस ये रहता ही रहता है। ये डिफ़ॉल्ट आईपी एड्रेस ये है 169.254.0.1। ठीक है, यहाँ से लेकर के ये 169.254.255.254, मतलब इस रेंज तक कोई भी एक आईपी एड्रेस ऑटोमेटिक पकड़ लेगा लैपटॉप। व्हेन यूज्ड इफ़ डीएचसीपी फेल्स, मान लेते हैं डीएचसीपी फेल हो गया, जैसे कि आपने सिस्को पैकेट ट्रेसर में हमने कई बार देखा है कि हमने पीसी लिया था और राउटर लिए हैं, राउटर से अगर कनेक्ट कर दिए हैं स्विच के थ्रू, पीसी को कनेक्ट कर दिए हैं, तो पीसी में अगर हमने राउटर के ऊपर डीएचसीपी कॉन्फ़िगरेशन कर दिया था, तो पीसी से जब भी हम डीएचसीपी इनेबल करते थे तो क्या होता था कि डीएचसीपी से कभी कभी उसको राउटर से आईपी नहीं मिलता था, तो वो खुद एक डिफ़ॉल्ट आईपी पकड़ लेता था, तो वो एक ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस पकड़ लेता है। ये होता है अपीपा। ठीक है, ये क्या करता है, इसका काम क्या है, अलाउ लोकल कम्युनिकेशन विथ डीएचसीपी विदाउट डीएचसीपी। डीएचसीपी अगर काम ना करे तो लोकल कम्युनिकेशन इससे भी हो जाता है। ठीक है, लिमिटेशन क्या है, नो इंटरनेट एक्सेस, ये तो इंटरनेट एक्सेस तो नहीं होता इससे। तो आगे देखते हैं। देखिए इसके ऊपर भी हमने पिछले वीडियो में बात किया था, बट उससे हमने थोड़ा सा विस्तार से देख लेते हैं इसे। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन फ्रेम, पैकेट एंड सेगमेंट, ये क्या होता है। तो देखिए टर्म एक होता है सेगमेंट, किस लेवल पर काम करता है, किस लेयर पर काम करता है, ओएसआई लेयर पे, ओएसआई लेयर में ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करता है सेगमेंट। कोई भी अगर डेटा है तो डेटा लिंक लेयर पर अगर है तो वो मैक एड्रेस को समझता है, वो मैक एड्रेस को समझता है, डेटा लिंक लेयर पर इसे यूज़ किया जाता है। इथरनेट फ्रेम कहाँ यूज़ होता है, डेटा लिंक लेयर पर। डेटा लिंक लेयर में कौन डिवाइस काम करता है, स्विच, तो स्विच समझता है मैक एड्रेस को। ठीक है, तो मैक एड्रेस में जो भी डेटा रहता है डेटा लिंक लेयर पर उसे फ्रेम कहते हैं। पैकेट किसे कहते हैं, पैकेट नेटवर्क लेयर पर होता है। नेटवर्क लेयर पर कौन सा डिवाइस काम करता है, राउटर। ठीक है, राउटर है,
फायरवॉल है, ये नेटवर्क लेयर पर काम करता है। ये आईपी एड्रेस प्लस डेटा, इसमें होता क्या है, आईपी एड्रेस और डेटा। मतलब आईपी एड्रेस और डेटा आप कह सकते हैं कि जैसे डेटा अगर नेटवर्क लेयर पर ट्रांसमिट करता है तो उससे पैकेट कहते हैं, डेटा अगर ट्रांसपोर्ट लेयर पर ट्रांसमिट करता है तो उसे सेगमेंट कहते हैं। नेटवर्क लेयर पर आईपी एड्रेस काम करता है, आईपी एड्रेस को समझते हैं, डेटा प्लस आईपी एड्रेस, मतलब डेटा तो होता ही है, डेटा के साथ आईपी एड्रेस भी रहता है कि कौन सा आईपी एड्रेस में से डेटा को जाना है। ट्रांसपोर्ट लेयर पर क्या होता है, अब डेटा में देखिए आईपी एड्रेस प्लस डेटा दोनों साथ मिल करके डेटा बना है, साथ में उसका पोर्ट नंबर भी होता है। सेगमेंट लेयर पर वो सेगमेंट जो होता है उसमें पोर्ट नंबर भी इंक्लूड रहता है। पोर्ट नंबर जैसे कि एसएसएच करते हैं तो उसका पोर्ट नंबर 22 होता है, टेलनेट करते हैं तो उसका पोर्ट नंबर 23 होता है। अगर एचटीटीपीएस से कोई सर्च कर रहे हैं एचटीटीपीएस में तो उसका पोर्ट नंबर 443 होता है। एचटीटीपी अगर हो, अगर एचटीटीपी के ज़रिए हम कोई चीज़ को सर्च कर रहे हैं गूगल में तो पोर्ट नंबर 88 करता है। तो इसके ऊपर हम एक बार और बात करेंगे, ठीक है, कि ये पोर्ट नंबर कैसे काम करता है। बट फिलहाल इतना जान लीजिए कि डेटा के साथ पोर्ट नंबर भी ऐड होता है, वो सेगमेंट होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, यहाँ देखिए ना, थिंक ऑफ इट लाइक, इस तरह से देखिए कि सेगमेंट में डेटा होता है प्लस पोर्ट नंबर होता है, पोर्ट इन्फॉर्मेशन होता है। पैकेट में क्या होता है, ये सेगमेंट होता है प्लस आईपी हेडर होता है। फ्रेम क्या होता है, पैकेट होता है, पैकेट तो होता ही है, प्लस मैक हेडर होता है। इसे इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। यहाँ देखते हैं, ये एक बंधु के द्वारा पूछा गया सवाल है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा रिसर्च तो मैं नहीं कर पाया हूँ, बट इतना काफ़ी होगा अगर आप थोड़ा रिसर्च करते हैं तो इसके लिए तो आपके लिए काफ़ी होगा। इतना मैंने हिंट दे दिया, बाकी अगर वीडियो कहेंगे तो मैं इसके ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगा। फ्रंट हॉल, मिड हॉल एंड बैक हॉल, ये क्या होता है? ये हमेशा देखिए 5G में यूज़ होता है, यूज्ड इन 5G मोबाइल नेटवर्क में यूज़ होता है। ये होता क्या है, तो फ्रंट हॉल के का मतलब होता है कि आप टावर एंड पर अगर जाते हैं तो वहाँ पर रेडियो यूनिट से लेकर डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिट तक, इसका मतलब ये हो गया कि आपका एंटीना से लेकर के बेस स्टेशन तक, मतलब टावर के अंदर में ही जितना भी आप डिवाइस लगा देखते हैं 5G का, वो सब का सब फ्रंट हॉल में आता है। अगर आप किसी BTS में गए होंगे, बेस स्टेशन में गए होंगे, किसी टावर में गए होंगे, तो वहाँ जो भी डिवाइस 5G का लगा हुआ देखते हैं वो सब फ्रंट हॉल में आते हैं, ठीक है। मिड हॉल में क्या होता है? मिड हॉल में होता है कि डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिट से लेकर के सेंट्रलाइज्ड यूनिट, मतलब सेंट्रलाइज्ड यूनिट का मतलब है कि जहाँ से उस डेटा को कंट्रोल किया जाता है। इनके एक हब होता है, हब, जहाँ बहुत सारे रेडियो स्टेशन आपस में आकर के, जैसे रेडियो यूनिट और डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिट जो टावर होता है आपस में आकर के एक जगह सब कनेक्टेड होता है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि हब होता है, वो कंट्रोल किया जाता है। जैसे बैक हॉल में क्या आता है, सेंट्रलाइज्ड यूनिट से लेकर के, जैसे AG1 AG2 ये सब से लेकर के आपका जो इंटरनेट तक है, इंटरनेट पहुंचने तक का जितना भी बीच का भाग होता है वो सब बैक हॉल में आते हैं, है ना। जैसे हम अगर एक मोबाइल से अगर 5G हम नेट यूज़ करते हैं, हमारे मोबाइल का सिग्नल पहले टावर में जो भी डिवाइस लगी होती है GSM वगैरह, उसमें पहले उसे कैच किया जाता है। उसके बाद से वो जा करके नीचे उसके नीचे भी एक डिवाइस लगा होता है, राउटर जैसा ही होता है, अगर एंटीना से ऊपर से कनेक्टेड होता है, डायरेक्टेड एंटीना से डायरेक्ट कनेक्टेड होता है वो। तो वो सब जो भी आप दिखते जो भी टावर एंड पे दिखता है वो फ्रंट हॉल में आते हैं। आप अगर सर्च करेंगे व्हाट इज़ रेडियो यूनिट इन फ्रंट हॉल, या व्हाट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिट इन मिड हॉल, या व्हाट इज़ सेंट्रलाइज्ड यूनिट इन बैक हॉल, तो आप इसे गूगल पर भी सर्च करके अलग अलग पढ़ सकते हैं, अलग अलग इसे समझने का प्रयास कर सकते हैं, ठीक है। बट फिलहाल इतना जान लीजिए, अगर आप हार्डवेयर का नॉलेज अगर आपको है, अगर आप देखे होंगे तो मेरे कहने का जो भी अर्थ है आप समझ गए होंगे, और अगर नहीं देखे होंगे तो फिर आपको गूगल में ही सर्च करके देखना पड़ेगा, ठीक है। मैंने ये हिंट दे दिया आपको, बाकी आशा करते हैं आज के जो भी वीडियो में डिस्कस किए हैं नॉलेजेबल है, आपको अच्छा लगेगा। और अब हम धीरे धीरे एडवांस की तरफ बढ़ेंगे, थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो वीडियो में बने रहें और इसी प्रकार से कंटिन्यू सीरीज़ को आप देखना शुरू किए। मैंने स्टार्ट किया हूँ तो एकदम ग्राउंड लेवल से, बेस लेवल से स्टार्ट किया हूँ, और जितने भी मैं इंटरव्यू खुद भी फेस कर रहा हूँ, मेरे कलीग जो हैं वो फेस करते हैं,
तो जो भी पूछा जाता है वो सब मैं इंक्लूड करने का कोशिश करता हूँ। इसके अलावा भी जो भी बन पड़े कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, मैं सारा का सारा थ्योरी पार्ट भी इसमें ऐड करता चला जाऊँगा। ठीक है, तो जल्द मिलते एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।